ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी, कैन वी मेजर थिकनेस बाय माइक्रोमीटर? स्क्रू गेज। जी, स्क्रू गेज से भी कर सकते हैं, बस बट मोस्ट कॉमन जो इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर यूज हो रहा होता है वो है वर्नियर कैलिपर। ठीक है, और साथ में जो है उन्होंने ये भी पूछा है कि हम इंडिविजुअल टैबलेट का करेंगे या फिर 10 टैबलेट्स या 5 टैबलेट्स का एक साथ करेंगे। देखो, ये एक बड़ा ही कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन है कि अगर हम 10 टैबलेट का करेंगे तो आपको पर टैबलेट वेरिएशन नहीं पता चल सकती, राइट? अगर आप 10 टैबलेट को रख के करोगे तो उससे आपको एक टैबलेट की तो थिकनेस का अंदाजा नहीं होगा। जो हमारी स्पेसिफिकेशन है, जो हमारी लिमिट है, फॉर एग्जांपल 3 mm हमारी लिमिट है, तो 3 mm की तो पर टैबलेट आपने चेक करना है ना कि थिकनेस कितनी है, वेरिएशन कितना है। सही, वेरिएशन कितनी आ रही है, तो आपको वहां से पता चलेगा आपका जो स्क्रू गेज सॉरी वर्नियर कैलिपर है उसमें आप 1 बाय 1 करके टैबलेट्स रखोगे और फिर आप उसका एवरेज निकाल लोगे। ठीक है, जैसे ही आप अपना एवरेज निकालेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारा पर टैबलेट जो है वो कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, माय क्वेश्चन इज, लिखा हुआ है इफ 250 mg, अच्छा 250 की mg टैबलेट होगी, 250 mg की एक टैबलेट होगी तो हम कितना वेट लेंगे? मैंने आप लोगों को नोट्स भी सेंड किए हैं, ठीक है, प्लस मेरा लेक्चर अवेलेबल है इस चीज पे, और लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया है कि जब आपकी आपकी टैबलेट का वेट 650 mg से कम होगा या 650 6.5 mg लेना है। ठीक है, 6.5 ओ सॉरी 6.5 ग्राम जो है आप लोगे कि इतनी टैबलेट्स लोगे आप जिन सबका म्यूचुअल वेट जो है वो होगा, म्यूचुअल वेट कितना होगा? आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोगों को वॉइस क्लियर है? ठीक है, ओके नो मैम, वॉइस जी, इतनी क्लियर नहीं आ रही आपकी। आप थोड़ा इसकी अलाउड बोलें तो शायद बात क्लियर हो। राइट, अब बताइए। ओके, यस मैम, अब ओके। चलें, गुड। नाउ क्वेश्चन ये है कि 250 mg की अगर टैबलेट्स होंगी तो हम कितनी टैबलेट्स लेंगे? ठीक है, आप लोगों ने जब आपकी टैबलेट का वेट 650 mg से कम होगा तो आपने 6.5 ग्राम्स लेने हैं, वेट लेना है अपना, इतना वेट लेना है। और इसमें जो है आपकी जितनी भी टैबलेट्स आ जाएंगी आपने वो ले ले लेनी है। ठीक है, आप वो ले लेंगे और फिर आप जो है अपना टेस्ट लगाएंगे। चलें, अब हम जो है अपने येलो कार्ड की तरफ आते हैं। जो हमारा कल का येलो कार्ड था अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन ये था हमारा कल का, समटाइम्स इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट W2 जो आफ्टर टेस्ट जो वेट होता है उसको W2 कहा गया है, ठीक है, ऑफ टैबलेट्स इज इंक्रीज्ड कॉमनली, जनरली जो है आप लोगों को क्या देखने में मिलता है कि जो आपका W1 है ना वो आपका ज्यादा होगा। जब टैबलेट को हमने शॉक दिया, फ्रिक्शन से गुजारा, ठीक है, उसको एब्रेशन दिया, तो आपको एक चीज, एक कॉमन सी बात है कि भाई उसको तो टूटना चाहिए है ना, थोड़ी सी उसपे से डस्ट पार्टिकल्स गिरने चाहिए। तो अगर उसने अपना पाउडर श्रेड किया तो उसके वेट को कम हो जाना चाहिए। और यहाँ पे क्वेश्चन जो हमने डाला है वो ये है कि वो बढ़ गया, तो ये कैसे बढ़ गया? ठीक है, ये बड़ा ही एक ट्रिकी सा एक क्वेश्चन है, ताकि आप लोगों को जो एरर्स होते हैं ना वो पता चल सके यहाँ पे, इसलिए मैंने ये इसको पुट किया। राइट, अब जो है हमारा ये मसला होता क्यों है कि W2, ये तो हमारा पूरा फॉर्मूला ही चेंज हो गया ना। ठीक है, हमारा W1 से भी ज्यादा W2 आ रहा है, तो बेसिकली ये मिस हैंडलिंग की वजह से होता है। मिस हैंडलिंग में अब क्या कुछ आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपने टैबलेट्स पकड़ी और आपने उसका वेट किया, उसको श्रेड, मतलब आपने उसको ऊपर से डीडस्ट किया और आपने लगा दिया। आपने नहीं देखा कि फ्राइबुलेटर के अंदर हमारे पास क्या सिचुएशन है,
जो प्रीवियस हमारा प्रोडक्ट है उसका डस्ट पार्टिकल्स या उसका पाउडर श्रेड उसके अंदर है ये नहीं है, आपने क्लीन नहीं किया उसको, ठीक है, आपने प्रॉपरली उसको क्लीन नहीं किया, मिस हैंडलिंग हो गई आपसे, प्रिकॉशंस जो है अपरेटस यूज करने की, आप जल्दी जल्दी में, हम ऑफिसर आया उसने कहा कि चलो भाई ये मैं जल्दी से 4 5 6 टेस्ट लगाने हैं, तो एक तरफ उसने फौरन से वेट करना शुरू कर दिया और लगा दिया, देखा नहीं, मतलब आपसे वो स्टेप मिस हो गया क्लीनिंग का, ठीक। तो वहां पे क्या होगा, जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो आ जाएंगे आपकी टैबलेट्स के ऊपर। और कभी ऐसा भी होता है कि टिश्यू से, यानी कि वेट टिश्यू अगर है आपके पास, तो हमने जल्दी से, हम कहते हैं कि जी साफ हो जाए, तो वो साइडों पे कॉर्नर्स पे कहीं पे जो है वो डस्ट रह जाती है, पाउडर रह जाता है, और फिर जब वो फ्राइबलेटर चलता है, थोड़ा सा मॉइस्ट हुआ होता है सरफेस उसका, तो वो सारा जो होता है ना डस्ट और पाउडर, वो उसके ऊपर स्टिक कर जाता है, तो स्लाइट इंक्रीज इन जो है W2 हो जाता है। इंक्री ऑब्वियसली अगर आपकी फ्राइबिलिटी ओके है, आपकी टैबलेट ओके थी, तो उसके ऊपर जब एक्स्ट्रा पाउडर होगा और तो वो जो है उस पर थोड़ा बहुत स्टिक कर जाता है, और उसके बाद जो आपका डी डस्टिंग का स्टेप है आप वो भूल गए, माइट बी पॉसिबल, ठीक। आपका बैलेंस जो है वो कैलिब्रेट नहीं है, ठीक है, आपके बैलेंस पे जो है रीडिंग ठीक नहीं आ रही, प्रॉपर नहीं आ रही, तो आपने ये चीजें जो है वो बेसिकली देखनी है। और उसके बाद आपने क्या देखना है कि मॉइस्चर सेंसिटिव जो मटेरियल होते हैं, ये भी एक आप कह सकते हो एक पैरामीटर है हमारा फ्राइबिलिटी टेस्ट को जब हम करते हैं, तो कुछ ऐसे मटेरियल हैं जहाँ पे जो है ये मॉइस्चर कंटेंट और ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को बड़ा फोकस करके देखा जाता है। लाइक हमारे पास जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर जो मटेरियल होता है या टैबलेट्स होती है, कुछ ऐसी होती हैं आप उनको रखोगे एटमॉस्फेयर में, फॉरन वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वो नरम हो जाती हैं, ठीक है। तो ये मॉइस्चर भी थोड़ा सा रोल प्ले करता है इसके अंदर। तो ये सारी जो आपका ये क्वेश्चन है W2 इंक्रीज किस वजह से हो सकता है, तो ये सिर्फ मिस हैंडलिंग की वजह से हो सकता है। हो सकता है आपने जो है 9 टैबलेट्स का वेट किया, लिख लिया, और आप जब कर रहे थे वेट तो आपकी एक टैबलेट नीचे गिर गई और आपका ध्यान नहीं उस तरफ गया, तो आपने जब उसको फ्राइबुलेटर में डाला तो वो जो गिरी हुई थी वो भी उठा के आपने डाल दी कि ये तो ये पड़ी है, तो इस वजह से भी आपका जो W2 होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं अपने। तो आज का टॉपिक हमारा है इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग ऑफ टैबलेट्स, लेक्चर 2 है आज। और नंबर 1 जो इसका हमारे पास टॉपिक है वो है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। टैबलेट को डिसइंटीग्रेट हमने किस तरीके से करवाना है, तो ये हम आपको बताते हैं, जो पैरामीटर्स हैं, जो स्पेसिफिकेशंस हैं, वो सारी हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप इसकी डेफिनेशन देखिए, द स्टेट इन विच नो रेसिड्यू ऑफ टैबलेट एक्सेप्ट फ्रेगमेंट्स of undissolved moiety remains on the surface of the रेजिड्यू नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आपने क्या करना है जी, जो सॉलिड पार्टिकल है आपका टैबलेट का वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गई, और उसके बाद आपने देखा कि आपकी जो सीव है जो लगी है आपकी बास्केट के अंदर, आपकी बास्केट के अंदर सीव लगी हुई है, तो उसके ऊपर कोई भी सॉलिड रेजिड्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर हो भी कोई सॉफ्ट सा पार्टिकल उस तरह हो। अब डिसइंटीग्रेशन जो है, प्लीज होल्ड ऑन अ सेकेंड। यस प्लीज, आ रही है आवाज आप सबको? इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि डिसइंटीग्रेशन टाइम जो है वो डिसोल्यूशन रेट को इफेक्ट करेगा, ठीक है। जब डिसोल्यूशन आपका इफेक्ट होगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डिसइंटीग्रेशन जो है बेसिकली क्या है, ऐसा टेस्ट है जब आपने टैबलेट को तोड़ देना है, ब्रेक कर देना है, बिकॉज उसमें से एक्टिव इंग्रेडिएंट हमने
बाहर निकालना है, एक्टिव इंग्रेडिएंट को उसकी एब्जॉर्प्शन साइट पे जाना है, उसे डिसोल्यूट होना है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, उसने डिसॉल्व होना है हमारी बॉडी के अंदर। लाइक जो इम्पोर्टेंस है इसकी वो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। डिसइंटीग्रेशन टाइम जो है वो डिसोल्यूशन रेट को इफेक्ट करेगा। जब डिसोल्यूशन रेट इफेक्ट होगा तो साथ में आपका एब्जॉर्प्शन रेट भी इफेक्ट होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को अचीव करने के लिए हम डिसइंटीग्रेशन का टेस्ट परफॉर्म करते हैं और उसको होना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम चलते हैं। ओके, बीपी की क्या स्पेसिफिकेशन है, बीपी की स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि मैश नंबर 10 जो है वो लगी होती है आपकी बास्केट रैक असेंबली के अंदर, ठीक है। उस 10 नंबर वाली जो जाली लगी हुई है उसके अंदर से टैबलेट के फ्रैगमेंट्स को निकल के मीडियम में आ जाना चाहिए। उस असेंबली के अंदर अब कुछ नहीं रहना चाहिए। तो ये है दिस इंटीग्रेशन की एक स्पेसिफिकेशन। और जो अनकोटेड टैबलेट्स हैं उसकी डिसइंटीग्रेशन टाइम जो है अनकोटेड टैबलेट के लिए जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो है 5 to 30 मिनट्स। मोस्टली जो है वो हम 15 मिनट्स के अंदर ही उसको रखते हैं अनकोटेड टैबलेट्स को। और हम जो है अगर आपकी एक या दो टैबलेट्स फेल हो जाती हैं तो आप एडिशनल 12 टैबलेट्स पर जो है वो आप लगाएंगे अपना टेस्ट, ठीक। तो आउट ऑफ 18 टैबलेट्स आपके 16 जो है वो कंप्लाई करने चाहिए, यानी कि 16 टैबलेट्स को वहां से निकल जाना चाहिए, वो सीव में से पास हो जाना चाहिए, नेक्स्ट बीकर में आ जाना चाहिए। तो मीडियम जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, द मोस्ट कॉमन मीडियम इज 0.1 मोलर HCl। मेरे जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे इंशाल्लाह मैं मोलर सॉल्यूशंस जो है, जो डाइल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस हैं जो यूज होते हैं, तो हम जो है उसको देखेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में सारी कैलकुलेशंस आपको, जो सिंपल कैलकुलेशन जो हम रोजाना वहाँ पे करते हैं, रोजमर्रा में हम यूज कर रहे होते हैं, कैलकुलेशन बड़े इजी हैं, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, प्लीज घबराएं मत आप लोग। तो जो है हम इसको करेंगे इंशाल्लाह। टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज आप सबको पता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37। तो हम उसको जो है इस स्टडी को जब हम लैब में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमारे अपरेटस के अंदर भी मीडियम का टेम्परेचर यूज होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो बास्केट रैक असेंबली है हमारी, उसमें क्या होता है कि आपकी जो असेंबली है उसको हमने इस तरह से सेट किया होता है, हमने नहीं मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर है उस मशीन का वो ही हमें सेट करके देता है स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली। जो है मशीन हमारे पास आती है और उसकी जो साइकिल्स हैं, अप एंड डाउन जो साइकिल है वो 29 to 32 साइकिल्स पर मिनट होते हैं, ठीक है। जो ऊपर से और नीचे से 5 to 6 सेंटीमीटर्स का जो है वो फासला होता है। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। ये थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस थी कि उसका मीडियम कौन सा यूज होगा, उसके टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद इसके साइकिल्स कितने होंगे। अब आप लोग सब देख रहे हैं, आपके जो राइट हैंड पे पिक्चर है वो एक टोटल पूरा सिस्टम बना हुआ है, एक मशीन है, ठीक है। अब ये एक मशीन है प्रॉपर, इसको जो है वो डीटी अपरेटस कहते हैं। इसके अंदर जो बास्केट्स अटैच हुई हुई हैं, ऊपर से आप देख रहे हैं कि बास्केट्स नजर आ रही हैं आपको लटकी हुई, तो इन बास्केट्स को हम कहेंगे बास्केट रैक असेंबली। प्लीज अपने क्वेश्चन जो है वो आप लोग एंड के लिए रख दीजिए, फिर इंशाल्लाह हम एंड पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। मुझे जरा लेक्चर पे फोकस करने दीजिए ताकि हम जल्दी से अब टाइम पे अपना लेक्चर खत्म कर सके। यस प्लीज। अब बास्केट रैक असेंबली, बेसिकली इसमें 6 जो है वो रैक बने होते हैं। आपको दिख रहा है कि एक व्हील सा नजर आ रहा है आपको, तो ये क्या है, बास्केट की बेस है जहाँ पे मैश अटैच है, मैश नंबर 10, ठीक है। अब टैबलेट्स को जब आपने इसके अंदर डालना है, इस रैक में डालना है, एक एक टैबलेट आपने 6 रैक्स के अंदर डाल देनी है। उसके ऊपर जो है ये डिस्क साथ में अटैच है,
अगर आपको यहाँ नजर आ रहा हो, आपकी जो लेफ्ट साइड पे पिक्चर है उसमें देखिए डिस्क लिखा हुआ है। तो डिस्क आपने ईच टैबलेट के ऊपर आपने वो डिस्क प्लेस कर देनी है। ठीक, उसके बाद आप क्या देखेंगे कि वो मूवमेंट आप इसकी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये जो अपरेटस है आपने इसको यूज किस तरीके से करना है, आपकी बास्केट रैक असेंबली बाहर होगी और आपको एक दो बीकर्स नजर आ रहे हैं इसके अंदर। वो होते 1000 ml है पर मोस्टली हम इसके अंदर 900 ml जो है वो वॉल्यूम यूज करते हैं। आपने उसमें वो डाल दिया अपना मीडियम इन दो बीकर्स के अंदर, ठीक है, और उसका टेम्परेचर ऑन कर दिया मशीन का। ठीक है, जब वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, ये डिजिटल मशीन होती है और यहाँ पे नोट हो रहा होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसका टेम्परेचर ये है। ठीक, अब 37 पर जब आ जाएगी तो फिर आपने बास्केट रैक असेंबली में 6 टैबलेट इंसर्ट करनी है, उसके ऊपर डिस्क रखनी है और फिर आपने इसको इधर लटका देना है। ठीक है, हैंग कर देना है इसके ऊपर। जो आपको पीछे से स्टैंड्स नजर आ रहे हैं, राइट, ये जो बीच में स्टील रॉड नजर आ रहा है ना, बेसिकली ये जो है वो उसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है। फिर आपने मूवमेंट ऑन कर देनी है मशीन की, अप एंड डाउन मूवमेंट करेगी, बास्केट मूव करेगी। ठीक है, बीकर के अंदर आप लगाएंगे इसको और बास्केट अप एंड डाउन मूव करेगी और टैबलेट उसी तरह फ्लो करेगी अप एंड डाउन। और उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो उसके कंटेंट्स हैं, वो सारे जो हैं वो उस मैश के थ्रू निकल जाएंगे। ठीक हो गया। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। यहाँ पे देखें, ये डिस्क है आपके राइट साइड पे और आपके लेफ्ट साइड पे बास्केट रैक असेंबली है। तो आप लोग डिटेल में इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड। यस, जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि साइकिल्स जो होंगे वो 29 टू 30 साइकिल्स पर मिनट होंगे और डिस्टेंस मेंटेन हो रहा होगा उसका 5 टू 6 सेंटीमीटर्स अबव एंड बिलो। उसके बाद क्या है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड +-2 हो सकता है, ये कंडीशन है टेम्परेचर की। 6 अनकोटेड टैबलेट्स जो हैं वो आपने, जो कंप्रेस टैबलेट्स हैं आपने उसके अंदर डाल देनी है। फिलहाल हम जो है यहाँ पे अनकोटेड टैबलेट को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए उसका 15 टू 30 मिनट्स टाइम होता है बीपी के अकॉर्डिंगली। तो उसको इस स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पर होना चाहिए। ठीक है, वो 6 टैबलेट अगर आप उसमें से एक भी नहीं होगी, अगर सॉलिड मैथ्स रह जाएगा तो आप टेस्ट को रिपीट करेंगे। ठीक, और उस 18 टैबलेट्स में से, टोटल 18 टैबलेट्स में से आपकी 16 को पास थ्रू होना चाहिए उस सीव में से। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। मैश नंबर 10 यूज होगा। ठीक है, 15 टू 30 मिनट्स होगा और मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बता दी है कि एडिशनल 12 टैबलेट्स पे आप जो है उस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डायमीटर ऑफ टैबलेट, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यानी कि किसी सर्कल की, किसी शेप की जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, यानी कि जो वायर आप फॉर एग्जांपल इमेजिनरी लाइन जो है वो जो लॉन्गेस्ट होती है वो उसका डायमीटर कहलाता है। ठीक है, अब आपको मैंने एक ओवल शेप में दे दिया डायमीटर और एक आपको मैंने किस में दे दिया है, सर्कल का डायमीटर दे दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि डायमीटर जो है वो किस तरह से होगा। जो लॉन्गेस्ट उसका कॉर्ड होगी शेप की, उसको हम कहेंगे डायमीटर। अब इसमें जो अपरेटस हमारे पास है वो है वर्नियर कैलिपर। अच्छा, मैंने आप लोगों को कल जो है एक मैनुअल स्केल की पिक्चर दिखाई थी और उसका तरीका बताया था यूज करने का। आज हम जो है आपको एक डिजिटल दिखा रहे हैं। अब ज्यादातर लेबोरेटरीज में हमारी जो है वो डिजिटल होता है, बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो यूज हो रही होती है। तो आप लोगों के टाइम को सेव करने के लिए डिजिटल मीटर्स अवेलेबल होते हैं, वर्नियर कैलिपर अवेलेबल है। आपने जस्ट इसके जॉ के दरमियान में अपनी टैबलेट को रखना है। ठीक, और उसके बाद आपने रीडिंग नोट कर लेनी है। वो 3.5 आए, वो 4.6 आए, आपने जस्ट रीडिंग नोट करते जाना है। 7.5, 7.6, 7.5, 7.6। तो इस तरह से आपने अपनी 20 रीडिंग्स जो है वो लिख लेनी है। ठीक, आपने एक टैबलेट को इसके जॉ के बीच में रखना है, टाइटन करना है और आपकी रीडिंग आ जाएगी। ऐसा ना हो कि लूज हो और जो है आपने थिकनेस वाइज रख दिया हो। डायमीटर द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ जो हमारा
सर्कल है वो, या फिर जो हमारी ओवल टैबलेट है, तो आपने उसको किस तरह से प्लेस करना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपने 20 टैबलेट्स पे इसको परफॉर्म करना है। ठीक, और उसका एवरेज निकाल लेना है। जब आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो वो ±3% अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है, उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वेरिएट नहीं करनी चाहिए, 3% के अंदर रहते हुए आपने ये सारा करना है। ठीक है, अच्छा, डायामीटर अगर हमारा ज्यादा होगा तो उसमें जो है आपको परसेंटेज डेविएशन कम मिलेगी। ठीक है, और अगर जितना डायमीटर आपकी टैबलेट का कम होगा, परसेंटेज डेविएशन आपकी 5% तक जा सकती है। ठीक, तो ये आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आई हो। अच्छा जी, फार्माकोपियल स्पेसिफिकेशन क्या है? अगर तो आपकी टैबलेट का डायमीटर मोर देन 12.5 mm है, तो फिर इट शुड नॉट एक्सीड ±3%। ठीक है, 12.5 mm की अगर टैबलेट होगी तो आपके पास परसेंटेज जो है वो कम है, 3% तक आप यूज करोगे। ठीक, इसी के साथ साथ जब आपका लेस देन 12.5 mm होगा, यानी कि 12.5 mm से आपका कम है, 8.5 है या फिर 8 है या 5 है, तो आपके पास कितनी ज्यादा थोड़ा सा वेरिएशन के आप के पास लिमिट है कि ±5% तक जो है आप जा सकते हैं। ठीक, और वेरिएशन इन डायमीटर होती क्यों है? वेरिएशन इन डायमीटर इसलिए होती है, अनइवन फीडिंग ऑफ ग्रेन्यूल्स हो रहे होते हैं। ठीक है, कभी ज्यादा ग्रेन आ गया, कभी कम आ गया, लुब्रिकेंट्स आपके ठीक फॉर्मुलेशन में जो है वो ठीक नहीं डले हुए, या आपका कोई हॉपर वगैरह जो है वो पुराना है, ओल्ड है, पॉलिश नहीं है, तो उसको ग्रेन की जो फीडिंग हो रही है ना ऊपर से, वो प्रॉपर नहीं हो रही। ठीक है, उसके बाद इरेगुलर मूवमेंट ऑफ लोअर पंचेस। पंचेस अगर आपके हिल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, आपकी मशीन किसी वजह से वाइब्रेट कर रही है या ओवर बर्डन है, अगर हम हार्डनेस काफी ज्यादा कर देते हैं ना अपनी मशीन की, तो उसके बेल्ट हो जाते हैं टाइट। ठीक है, और फिर उसकी वजह से जो है वो मशीन वाइब्रेशन पे आ जाती है, वाइब्रेट करने लग जाती है। जो आजकल चाइना की मशीन्स आ रही हैं वो इस तरह से वाइब्रेशन कॉज करती हैं, और फिर जब वाइब्रेशन होती है तो आपके पंचेस मूव करना शुरू करेंगे। जैसे ही वो हिलेंगे तो आपका पंच और डाई और जो अपर और लोअर पंच का जो दरमियान का हिस्सा है वो आपका डायमीटर को डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, तो डायमीटर जो है वो आपने टैबलेट का साइज देखना है कि इस टैबलेट का मैंने क्या साइज रखना है। डायमीटर और आपका पंच की जो शेप है वो उस पे डिपेंड करती है, सब पे आपके वेट पे डिपेंड करती है। सारे जो टेस्ट है ना वो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक है। ठीक है, डायमीटर आप कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, तो आपका वेट कम ज्यादा होगा। ठीक है, आपकी थिकनेस कम ज्यादा होगी, तो आपने इन सब तमाम चीजों को देखना है। एंड द डीटी जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसको आपने देखना है और क्रिटिकली मॉनिटर करना है कि आपकी डिसइंटीग्रेशन जो है, ये डायमीटर, थिकनेस, हार्डनेस, ये चीजें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं, हम इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं मैकेनिकल फोर्सेस के साथ। बट जो सॉरी आप लोगों की डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है उसमें तो डेफिनेटली अगर वो नहीं डिसॉल्व हो रही तो आपके फॉर्मूला ही डिस्टर्ब है। आपका जितना मटेरियल है, आपके फॉर एग्जाम्पल 100 kg का बैच है तो आपका सारा मटेरियल वेस्ट हो सकता है। ठीक है, आप उसमें वेरिएशन नहीं ला सकते, आपका फॉर्मूला जो है वो डिसइंटीग्रेशन में टोटली डिस्टर्ब है अगर वो अपने टाइम से ज्यादा हो गया। ठीक है, अगर बढ़ गया। सो आई होप आज सबको लेक्चर समझ आई हो। तो अब हम जो है अपने आज की येलो कार्ड की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं उसको कि क्या येलो कार्ड में है। ओके, अच्छा, जिन बच्चों का लेक्चर कल मिस हो गया था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। हमारे पास क्राउड काफ़ी ज़्यादा है तो उनको एंटर नहीं कर सके हम। 100 जो है, 100 स्टूडेंट्स जो हैं हमारे पास वो एंटर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं है इस ऐप की। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम जो है इसको टोटली देख रहे हैं कि हम बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं और एंट्रीज किस तरह से कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह देखेंगे। जब तक हमारा ये सिस्टम ओके नहीं होता हम अपनी कैपेसिटी
बढ़ाने की कोशिश कर तो रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो, आप लोग अपनी असाइनमेंट्स देखें, जब अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर तो आप लोगों को मिलेगा एक ये येलो कार्ड, ठीक है। येलो कार्ड की आप असाइनमेंट अपने रोल नंबर के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सबमिट करवा दीजिए, तो आपकी लेक्चर की अटेंडेंस भी मार्क हो जाएगी, प्लस आपको जो है आपका सर्टिफिकेट भी अलॉट होगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने तीनों दिन ये असाइनमेंट करनी है, आपकी 3 असाइनमेंट्स एटलीस्ट हमारे पास होंगी, तभी हम आपको जो है वो सर्टिफाई कर सकेंगे, राइट। Which parameter of tablet is decreases when its hardness is increases? Question is, which parameter of a tablet is decreases when its hardness is increases? तो कौन सा ऐसा पैरामीटर है टैबलेट का, ठीक है, कि वो डिक्रीज हो जाएगा जब हम टैबलेट की हार्डनेस को बढ़ाएंगे। जैसे ही हम हार्डनेस को इंक्रीज करेंगे वो पैरामीटर जो है दूसरा वो कम हो जाएगा। तो आप लोगों ने इस चीज पे थोड़ा सा सोचना है, देखना है कि भाई क्या कौन सा ऐसा पैरामीटर है, डीटी है, फ्राइबिलिटी है, हार्डनेस है, कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो कि डायरेक्टली इसके वाइस वर्सा है, ठीक है, ये बढ़ेगी तो वो कम हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने, आपकी असाइनमेंट है वो सबमिट करवानी है कल तक, ठीक है। आप लेक्चर से पहले पहले जो है वो सबमिट करवा सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, प्रॉपर आपकी वो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चंस आपके मैं देख लेती हूँ इनबॉक्स में। हैंड रेस कीजिए प्लीज। आई थिंक आज लेक्चर में कुछ वॉइस का इशू आ रहा था, तो देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं हम बेहतर। टेक्निकली ऐसे होना नहीं चाहिए वैसे। Which is the reason of using mesh number 10? What is the reason of using mesh number 10? अच्छा, ये एक स्पेसिफाइड फार्माकोपिया है, ठीक है। उस बुक्स में सारे टेस्ट जो हैं वो लिखे होते हैं, और वो एक प्रॉपर रिसर्च के बाद जो है वो एक टेस्ट जो है वो निकालते हैं। अब ये जो टेस्ट है डीटी का, इसकी स्पेसिफिकेशंस जो है हमें उन बुक्स ने दी हुई है कि आपने इतनी लेंथ पे बास्केट ट्रैक असेंबली को रखना है, इतने टेम्परेचर पे रखना है, इतनी रोटेशंस होंगी उसकी, और इतने मिनट पे अनकोटेड टैबलेट जो है वो डिसॉल्व होनी चाहिए, ठीक है, डिसइंटीग्रेट होनी चाहिए, सॉरी, डिसॉल्व तो और चीज है, डिसइंटीग्रेट यानी कि बर्स्ट होनी चाहिए, और उसके सारे पार्टिकल्स जो हैं वो वहां से निकल जाने चाहिए। मैच नंबर 10 जो है वो इसलिए उन्होंने रिसर्च की है उस पर, और उन्होंने मैच 10 से जो है उस ऑपरेटर्स को डिजाइन किया, ठीक। Excuse me, ma'am. Hello. हेलो, हु इज दिस? हेलो। मोस्टली हम अपनी जो टैबलेट्स हैं वो एसिडिक मीडियम में ही चेक करते हैं, बिकॉज वो स्टमक में जाके जो है डिसइंटीग्रेट होती हैं, तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो एसिडिक होता है, तो इसलिए जो है 0.1 जो है वो हम यूज करते हैं। डू वी चेंज मीडियम ऑफ सस्टेन रिलीज टैबलेट्स? सस्टेन रिलीज टैबलेट का डेसोल्यूशन होता है, उसका जो है हम डीटी नहीं करते, ठीक है, उसका डेसोल्यूशन होता है। डेसोल्यूशन होगा, स्लो स्लो वो डिसॉल्व होगी, और फिर उसकी हम रीडिंग जो है वो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे लेते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, इफ आई विल चेंज द थिकनेस ऑफ टैबलेट्स। सोबिया, आई हैव आंसर योर क्वेश्चन। जब आपने जो है यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट किया हुआ था, आपका मैंने जवाब दिया है। काइंडली इस लेक्चर के शुरू में वो पार्ट है, तो आप उसको यूट्यूब पे आज जब ये अपलोड होगा ना, आप तब वहां से देख लीजिएगा प्लीज। मुझे कुछ और क्वेश्चन ले लेने दीजिए। यस, दिस आर नॉट कॉमनली यूज इन लैब्स। जो हमारी, मैंने आपको ये जो टेस्ट पढ़ाए हैं ये इसमें जो स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है, वो जो पैरामीटर्स डिजाइन किए गए हैं जो कि हमारी स्पेक्स हैं,
ये वो बताए गए हैं आपको, ठीक है। अब लैब में कॉमनली क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास काम बहुत है, बर्डन बहुत है, मैं अपने एक स्टेप को, इस डिस्क को मिस करती हूँ, ठीक है, और मुझे अगर पता है कि मेरी इस टैबलेट का, इसकी मेरे पास लिमिटेशन 15 मिनट्स है, पर इसका जो डीटी है वो आ जाता है 3 मिनट के अंदर, तो मुझे जरूरत नहीं है उस डिस्क को वहां पे लगाने की, टाइम सेव भी हो जाएगा और आपका अपरेटस भी ज्यादा यूटिलाइज नहीं होगा। तो बेसिकली ये एक कॉमन हमारी प्रैक्टिस है लैब्स में, और जो 0.1 मोलर सॉल्यूशन हम यूज करते हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज या और लैब्स जो हैं उसके लिए वाटर भी यूज कर लेती हैं कि ठीक है, इट्स ओके, इतना लाइट सा है तो इसको इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। ये कॉमन प्रैक्टिस में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि कॉमन प्रैक्टिस में ये होता है कि जो है वो डिस्क भी नहीं रखते, और जो आपका मीडियम है उसको भी वो वाटर से कर लेते हैं प्रैक्टिकली, बिकॉज हम ये परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस चीज को बताना जरूरी समझा कि ऐसे भी होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट टीम की मुझे सजेशन आ रही है, आई सी कि किस तरह से हम इसको बेहतर कर सकते हैं, करके देखते हैं कुछ इसके लिए इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट सेशन में करूंगी या फिर एक दो सेशन के बाद हम जो है इसको एक बड़े फोरम पे, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे करते हैं अरेंज, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों की लेक्चर जो है वो मिस हो रहे हैं, और आई होप कि जो है हम सबको जो है वो अच्छे तरीके से समझा सकें, अपनी बात को डिलीवर कर सकें। तो कुछ थोड़े से टेक्निकल इश्यूज भी हैं, उस पर भी देख लेते हैं, डोंट वरी। आप लोगों के पास लेक्चर होगा, प्लस इसके पीडीएफ फाइल्स में नोट्स जो हैं आपको ड्रॉप कर दूंगी, ठीक है। आप लोग वहां से जाके इसको देखें, पढ़ें, समझें, फिर जो कोई क्वेश्चन होगा आपका वो आप अपने कमेंट्स, जो हमारा यूट्यूब का कमेंट सेशन है, आप उसके अंदर जो है वहां पे डाल दें, ठीक है। फिर इंशाल्लाह कल जिस तरह आज हमने लेक्चर शुरू किया है उसमें सारी जो क्वेश्चंस हैं वो लिए हैं, तो कल भी हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। और फिर आपको सारी डिटेल्स जो हैं वो बता सकते हैं इस तरीके से। प्लीज़ अपने क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग वहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए, और येलो कार्ड का अपना आंसर, अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाइए, ऑन टाइम करवाइए, ठीक है। ऑन टाइम मतलब कि कल के लेक्चर से पहले पहले करवा दें, ठीक है, परेशान ना हो इस बात से। प्लस एक और छोटी सी अनाउंसमेंट है कि आप लोगों का जो है फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे बार बार एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमें ग्रुप में एंटर नहीं किया, तो उन सबको ब्रॉडकास्ट के थ्रू सारी अपडेट्स मिल रही, ठीक है। और प्लस हमने बॉयज़ का ग्रुप बनाया है, बिकॉज फीमेल की प्राइवेसी होती है, तो इस वजह से हमने गर्ल्स का ग्रुप नहीं बनाया, उनको ब्रॉडकास्ट के थ्रू हम जो है वो मैसेज भेजते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों की रेपिटेडली क्वेश्चन आता है कि जी हमें ग्रुप में ऐड करें, ग्रुप में ऐड करें, तो काइंडली आप जो है रिलैक्स रहें, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है मेड स्पार्कल की आपको नहीं छोड़ेगी, ओके। थोड़ा सा आई थिंक वॉइस का इशू हुआ है मेरी तरफ से, तो मुझे सही समझ आ रही थी, लेकिन अब देखते हैं कि आप लोगों तक क्या पहुंचा और क्या नहीं पहुंचा, तो इंशाल्लाह इसको बेहतर कर लेंगे, परेशान ना हो। अगर कोई पार्ट आपका फर्स्ट पार्ट या सेकंड हाफ जो है आपका मिस हो गया है, तो आप काइंडली यूट्यूब पे अभी थोड़ी देर तक आप हमारी वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो आप फिर वहाँ पे इजीली लेक्चर दोबारा से देख सकोगे आराम से, तसल्ली से। टाइम थोड़ा कम होता है बिकॉज हमें सारा कुछ जल्दी जल्दी भी कवर करना है, तो थोड़े से ये इश्यूज आ रहे हैं। ओके देन, कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह इसी टाइमिंग पे। जज़ाकल्लाह खैर, सब अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। Mana kabar pia da ka